बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर 6 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अपने पिछले लेक्चर्स में हम इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। आपको इंटरनल इन्वायरमेंट को मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो कौन से फैक्टर या फोर्सेस थी जो इंटरनली किसी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रही थी। उनमें कंपनी के मिशन शामिल था, कंपनी की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर शामिल थे, कॉर्पोरेट कल्चर, एम्प्लॉयज़ और यूनियन वगैरह। ये तमाम इंटरनल फैक्टर्स थे जो किसी भी कंपनी या फर्म्स की एचआर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे और उन फैक्टर या फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो एक्सटर्नल होती हैं, यानी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती हैं और किसी भी मैनेजमेंट के एचआर एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। External environmental factor composed of those factors that affect a firm human resource from outside of the organization boundaries। ये वो फैक्टर या फोर्सेस होते हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर फॉल कर रही होती हैं, लेकिन उसकी एचआर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रख रही होती हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर या फोर्सेस, इन पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बहुत कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन का लीज कंट्रोल होता है इन फैक्टर या फोर्सेस पे। ये फैक्टर या फोर्सेस जो एक्सटर्नली फॉल कर रहे हैं उनमें क्या क्या, उनमें इंक्लूडेड है लेबर फोर्स, लीगल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल फोर्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, कल्चर, डेमोग्राफिक, सोसाइटी। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट रखते हैं और ये एक्सटर्नली फॉल कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। इन तमाम फैक्टर या फोर्सेस को एचआर मैनेजर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जब पॉलिसीज डेवलप करें, डिसीजन ले, तो वो एक साउंड डिसीजन ले सके, अच्छा बेटर डिसीजन ले सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए। तो अब एक एक करके हम फैक्टर या फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज अ पूल ऑफ इंडिविजुअल एक्सटर्नल टू द फर्म फ्रॉम विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इट्स वर्कर। बेसिकली आप कंपनी जहाँ से अपने वर्कर हायर करती है, कंपनी ने अगर वर्कर हायर करने हो तो तमाम वो इंडिविजुअल जो उस कंपनी में काम करना चाहेंगे वो इकट्ठे मिलके एक पूल फॉर्म कर रहे होते हैं ना। डिफरेंट लोगों को हमने इकट्ठे किया तो वो एक पूल बन गया, वो कंपनी में काम करना चाह रहे हैं। तो आपकी कंपनी के एक्सटर्नल फोर्स है जो अफेक्ट कर रही होती है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ उन्हीं में से चूज़ करेगी। कोई पार्टिकुलर जॉब अगर के लिए हायर करना है तो वही लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे। उनकी जो कैपेबिलिटी होंगी, जो स्किल्स होंगी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेंगी, आपके मिशन को फुलफिल करने में, अटेन करने में हेल्प आउट करेंगी। अगर जो एम्प्लॉय है या लेबर फोर्स है जो एक्सटर्नल है आपके फर्म से, जिनको आप हायर करना चाह रहे हैं, जिनसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर ऑब्टेन करती है, अगर वो फुली इक्विप्ड नहीं है, फुली इक्विप्ड मीन कि उनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है जो आपको अपनी फर्म के लिए चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, अगर उनके पास नहीं है और आप उन लोगों को हायर कर लेते हो तो अब वो आपके मिशन को फुलफिल करने में कोई हेल्प आउट नहीं करेंगी। लेकिन अगर वही जो आपने एम्प्लॉय हायर किया है वो उसके पास कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, नॉलेज है, यानी जो लेबर फोर्स आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर रही है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, स्किल्स रखती है, टैलेंटेड है, और आप उन्हें हायर करते हैं तो वो किसी भी कंपनी के मिशन को परफॉर्म करने में, उन्हें फुलफिल करने में हेल्प आउट करेंगी। बेसिकली ये अफेक्ट कर रही होती है आपकी। सेकेंड जो फैक्टर है या फोर्स है वो है लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन बेसिकली ये लॉज या रेगुलेशन होते हैं, एक्सटर्नल लॉज या रेगुलेशन जो एक्सटर्नल बॉडीज़ बनाती हैं, जिनमें स्टेट फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, जो फेडरल लॉज होते हैं, स्टेट लॉज होते हैं, लोकल लेजिस्लेशन वगैरह भी आ जाती हैं, कोर्ट के डिसीजंस वगैरह भी। ये वो तमाम डिसीजंस जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बन रहे होते हैं वो भी आपकी कंपनी की एचआर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। आजकल लेबर से रिलेटेड लॉज आ गए हैं, पे से रिलेटेड लॉज हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लॉज हैं। ये तमाम लॉज जब फर्म बनाती हैं, फर्म पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी ये लॉ या रेगुलेशन फॉर्म कर रही होती हैं तो ये किसी भी कंपनी की अफेक्ट करती हैं एक्टिविटीज़। तो एचआर मैनेजर के लिए इन लॉज या रेगुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनके साथ कंप्लाई किया जा सके। अगर वो इन लॉज को
साथ कंप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उनके अगेंस्ट सूट केस फाइल किया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट। तो ये तमाम लॉज जो बन रहे होते हैं एचआर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैनेजर को, एचआर मैनेजर को जो भी उस एचआर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड लॉ है, एचआर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को हायर कब करना है और टू हायर एम्प्लॉय, कंपनसेशन क्या होगी मिनिमम उनकी, उनको फायर कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग की क्या डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनको रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, ये इस सब से रिलेटेड जो भी एचआर एक्टिविटीज़ में एचआर की एक्टिविटीज़ हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, एचआर मैनेजर को उनको अंडरस्टैंड करना, उन पर कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये जो लॉज है, लीगल लॉज या रेगुलेशन है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये एचआर की तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन हो गई, प्लेसमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ रिलेशनशिप, विद इन द एम्प्लॉयज़ आपस में रिलेशनशिप, उन सब से रिलेटेड लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। मैनेजमेंट को उन तमाम लॉज या रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके साथ कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बेसिकली हम वो तमाम फैक्टर्स कवर कर रहे होते हैं, या तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो एचआर प्रैक्टिस पे, इस पे हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एचआर प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट देख रहे होते हैं बेसिकली। जैसे अगर ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक है तो उन पर, तो जब दोनों का पॉलिटिकल सिचुएशन या सिस्टम डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियसली उनका एचआर के बारे में पॉलिसीज़ या लेबर से रिलेटेड पॉलिसीज़ भी डिफरेंट होंगी। जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अगर होता है तो ऑब्वियसली वर्कर को लगता है कि उनकी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा काम होगा और इसलिए डिफरेंट लॉज या रेगुलेशंस बनेंगे। तो वो तमाम लॉज या रेगुलेशन जो डेवलप किए जा रहे होते हैं उनका एचआर एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बेसिकली तीन तरह के लोग, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बेसिकली तीन इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे असेंबली होती है। इसका काम बेसिकली लॉ बनाना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होता है, लेबर से रिलेटेड लॉज ये बनाते हैं। ये तमाम वो यानी वो लॉज बनाते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन जिन पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि वर्किंग कंडीशन कैसे होंगी, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप क्या होगा। सिंपल टर्म लेजिस्लेचर का बेसिक काम लॉज बनाना होता है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, उनके पे से रिलेटेड है, उन सबको बनाना इसका काम होता है। जैसे बहुत से लॉज हैं, मिनिमम पे एक्ट लॉ है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉ है, ये तमाम लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम होता है। सेकंड जो इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में होता है वो एग्जेक्टिव्स होते हैं। एग्जेक्टिव को इन अदर टर्म गवर्नमेंट कहते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, यानी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव का काम होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, ये लॉ यानी ये लेजिस्लेचर इनेक्टेड द लॉ एंड एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंट द लॉ। तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव्स का काम होती है। एग्जेक्टिव बेसिकली इट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ लेजिस्लेचर। तो एग्जेक्टिव उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने डिसीजन किए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज जुडिशरी। इट प्ले a role of watchdog and ensure that both legislature and executive in the interest of public। जुडिशरी का काम ये होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव दोनों जो लॉ बना रहे हैं और जो लॉ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो पब्लिक के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना हो। तो इसको चीज़ को इंश्योर करना जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है, जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है या उसके एरिया में आता है कि वो उस चीज़ को इंश्योर कराए कि जो भी लॉ बने हैं या जिन लॉ पे अमल किया गया वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाए जाएं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली अफेक्ट कर रहा होता है एचआर की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट लॉज के थ्रू, जो लॉ ये बनाते हैं उनके थ्रू ये अफेक्ट कर रहा होता है। इन लॉज के ज़रिए ये अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर एक्टिविटीज़ को। ये लॉ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्क कंडीशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वेजेस पेमेंट से रिलेटेड, वर्कर की पेमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वेजेस या सैलरी से रिलेटेड लॉ हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज़, उन सबसे तमाम से रिलेटेड लॉज के थ्रू पॉलिटिकल ये जो इन्वायरमेंट होता है ये
कंपनी की एचआर एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। और इन लॉज को अंडरस्टैंड करके आप कंप्लाई करके मैनेजर जो है वो एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट कंपैरेटिव एडवांटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी। सोसाइटी भी एचआर की एक्टिविटीज़ पे बेसिकली इसका प्रेशर होता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। A firm is to remain acceptable to the general public, it must be capable of accomplishing its purpose in line with social norms and values. Social responsibility is implied, enforced, and or felt obligation of managers acting in their official capacity to serve or protect the interest of group other than themselves. Basically कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जिस सोसाइटी में काम कर रही होती है उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़ या कल्चर को उसके अकॉर्डिंगली उसको काम करना चाहिए और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के पे ज़्यादा उसको सोसाइटी का वेलफेयर या बेनिफिट देखना होता है। सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती जो सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है। जैसे अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल हराम है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लग सकती जो ऐसा काम कर रही हो, क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, हमारे रिलीजन्स या नॉर्म्स या वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो जब भी ये सोसाइटी बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट करती है आपकी एचआर एक्टिविटीज, एचआर पे क्या इफेक्ट करती है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया ना, तो कोई भी ऐसा काम परफॉर्म नहीं कर सकती है। अगर एचआर पे ये यूँ इफेक्ट करती है कि जो भी माइनॉरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी एचआर मैनेजर का काम होता है। तो ये अफेक्ट कर रही होती है एचआर की एक्टिविटीज से। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक फोर्स। इकोनॉमिक फोर्स में वो तमाम फैक्टर शामिल आ जाएंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एचआर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एचआर की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें सप्लायर शामिल हैं, आपके कंपेटिटर शामिल हैं, आपके कस्टमर शामिल हैं। सबसे पहले है सप्लायर। सप्लायर बेसिकली ये दीज आर द एजेंसीज और पार्टीज हु मेक अवेलेबल द ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। द टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द सप्लायर टू अ लार्ज एक्सटेंट। सप्लायर बेसिकली ये वो लोग हैं जहाँ से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ लेती है या अपनी एचआर लोगों को हायर कर रहे होते हैं, जो लोग आपको अवेलेबल कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीपल हमने कहा था बेसिक फैक्टर है एचआर का, एक्टिविटीज़ का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फैक्टर है। तो वो जब तक लोग नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकोगे। लोग कहाँ से रिक्वायर्ड है, आप एम्प्लॉय कहाँ से लेके आओगे, कोई ना कोई किसी ना किसी एजेंसी से लोगे या किसी ना किसी पार्टी को हायर करोगे कि वो आपके लिए एम्प्लॉयज़ हायर करे या आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड करे। तो वो जो लोग आपको एजेंसीज या पार्टीज जो आपकी एचआर आपको प्रोवाइड कर रही हैं, लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइड करके उनको सप्लायर का नाम देते हैं। डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स हो सकते हैं, एजेंसीज डिफरेंट जहाँ से आप अपने ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसमें हो सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आप आजकल ऑर्गेनाइजेशन जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे इंटरव्यूज़ करके वहाँ से एम्प्लॉय अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज वगैरह में जाके किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से कंसल्ट कर सकते हो आपके वो एम्प्लॉय प्रोवाइड करें आपको। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कैजुअल जो लेबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंसल्टिंग फर्म वगैरह होती हैं जिनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हायर कर सकती है अपने लिए लेबर फाइंड आउट करने के लिए या एचआर फाइंड आउट करने के लिए। जो सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर है वो है कंपेटिटर। किसी भी कंपेटिटर भी आपकी एचआर एक्टिविटीज़ को या फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। आप जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं बहुत इंटेंस कंपटीशन है, आए दिन नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रही होते हैं, नए लोग मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन compete कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि compete कर रही हैं आपस में, तो ऑब्वियसली कंपेटिटिव एडवांटेज किस फर्म को हासिल होगा जिसके पास उसके जो लोग हैं, जो एचआर है, जो उसके एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज सबसे बेस्ट होंगे, टैलेंटेड होंगे, इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। जब वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी ऑटोमेटिकली कंपनी के गोल्स या मिशन में हेल्प आउट करेगी। अचीव करने के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी, कंपनी की रिप्यूट डेवलप होगी, इसके एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव है, इनोवेशन के साथ काम करते हैं। तो
आपके जो कंपेटिटर हैं वो आपसे ऊपर आ जाएंगे अगर उनके पास अच्छे एम्प्लॉई हैं। और अगर आपके पास जो एचआर हैं, जो लोग हैं, इतने कैपेबल नहीं हैं, इतने उनमें एबिलिटीज़ या स्किल्स नहीं हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को कम करेंगे, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज अटेन नहीं कर पाओगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली बुरी होगी। तो जो कंपेटिटर्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा डिफरेंट कंपेटिटर काम कर रहे होते हैं, तो जो स्टाफ आपको हायर है, जो स्टाफ आपने रिक्वायर्ड करना है, एम्प्लॉई जो हायर करने हैं, अगर अच्छे एम्प्लॉई आपका कंपेटिटर ले जाएगा तो आपके लिए अपने गोल्स को अटेन करना, ये अचीव करना मुश्किल होगा। टैलेंटेड लोग जो होते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज होती है, उनको तो डिफरेंट जगह से जॉब के ऑफर आती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करना चाहती हैं। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो उसके साथ ही काम करना चाहेंगे जो उन्हें अच्छे टर्म एंड कंडीशंस इन्वायरमेंट के प्रोवाइड करेंगे, बेटर कंपनसेट कर रहे होंगे, अच्छी सैलरी पैकेज होगा जो इनका, तो वो उनके साथ ही ऑब्वियसली काम करना चाहेंगे। तो जब मार्केट में या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपको कैपेबल एम्प्लॉई या स्किलफुल एम्प्लॉई फाइंड आउट करने में कंपनी को मुश्किल पेश आती है, यानी जो पूल अवेलेबल होता है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का, अगर वो स्किलफुल नहीं होता या जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके कंपेटिटर हायर कर लेते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी को अपना जो ऑलरेडी स्टाफ होता है उसको ग्रूम करना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो जब एचआर मैनेजर इन्वायरमेंट को स्टडी करता है तो वो देखता है कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको एम्प्लॉई, स्किलफुल एम्प्लॉई अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर नहीं होते तो वो अपने स्टाफ को, अपने जो ऑलरेडी करंट एम्प्लॉई है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इस कमी को पूरा कर सकता है। ये बेसिकली एक फैक्टर होता है, आपके कंपेटिटर फोर्स होती है जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर। कंपनी के फंक्शंस पे कस्टमर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कस्टमर बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट मिले उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, रीज़नेबल प्राइस हो, ज़्यादा महंगी ना हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करें जो एक तो क्वालिटी भी अच्छी हो, दूसरा रीजनेबल प्राइस भी हो, एंड थर्ड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि उनको सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे कस्टमर को, कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हो। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा आपके प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम कंपनी के पास कभी नहीं आएगा, वो किसी और कंपनी की तरफ स्विच कर जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट होता है। और कंपनी की कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा? जब ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छी बनाएंगे। तो अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, अच्छे लोग हायर करने चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं या कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करें। आपकी पर्सनल जो कंपनी की है और कंपनी पर्सनल वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो ही आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाओगे, आप मार्केट में इन रहोगे और बेनिफिट ऑब्टेन कर पाओगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ ग्लोबलाइजेशन। पहले होता था, पुराने ज़माने के जो बिजनेस था वो सिर्फ कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की बॉन्ड विद इन द नेशन की किसी मुल्क की बाउंड्रीज तक महदूद रहता था। आज की वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है, हर जगह आपका बिजनेस फैल चुका हुआ है। बिजनेस अब सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा, इंटरनेशनल लेवल्स पे जहाँ पहुँचा है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में आपको कम्पीट करना पड़ता है तो आपको अपनी स्किल्स भी वैसी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी वैसी चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए कि आप इंटरनेशनली ऑपरेट कर सको, कम्पीट कर सको जो इंटरनेशनल कंपटीटर है उनके साथ भी। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉय नॉलेजेबल होते हैं, स्किलफुल होते हैं कि वो कम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल कर सके, तो वो कंपनी के लिए कंपेटिटिव एसेट्स होते हैं। वो वर्कफोर्स कंपनी के लिए कंपेटिटिव एसेट बन जाती है और वो कंपनी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज अटेन करते हैं और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ये प्रूव कर देते हो ना कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो इस काबिल हैं कि आप इंटरनेशनली या ग्लोबली ऑपरेट कर सको और कम्पीट भी कर सको। तो वो आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट बेनिफिट और एडवांटेज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर या फोर्स है जो अफेक्ट कर रही होती है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितना भी नॉलेज है, एप्लीकेशन है, उस सब को इम्प्लीमेंट करना है। एडवांसमेंट जो हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड में, ग्लोबली जो भी एडवांसमेंट हो रही है उसको यूज़ कर सके, जो नए वेज किसी भी काम को करने के तरीके इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, स्मार्ट होते हैं, बेटर तरीके, नए से नया किसी भी काम को परफॉर्म करने का बेटर वे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है, तो आपको उसको यूज़ करते हुए कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकती है
और अपने कंपेटिटर पे एक कंपेटिटिव एज ऑब्टेन कर सकती है। टेक्नोलॉजी बेसिकली अफेक्ट करती है एचआर फंक्शंस को डिफरेंट मोर देन वन वेज के साथ। पहली बात तो ये है कि ये जॉब को अपग्रेड कर देती है, मोर इंटेलेक्चुअल कर देती है जॉब को। आप जॉब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब को करने के नए तरीके जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। सेकेंड वन इज़ दैट कि पहले होता था कि एम्प्लॉय को ऑफिस में आके वहीं पे बैठ के वहीं पे काम करना है, लेकिन आज की जितनी तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, तो अब एम्प्लॉय के लिए उस एक जगह पे आके एक पार्टिकुलर प्लेस पे बैठ के काम करना ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में एम्प्लॉय जो हैं वो घर बैठे ही काम कर सकते हैं। सिस्टम से कनेक्ट करके आप अपने जो भी टास्क मिले हुए हैं, जो भी जॉब के टास्क है, उसको परफॉर्म कर सकते हो। यानी टेक्नोलॉजी ने अब काम करना ज़्यादा आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी है कि आप अगर एक मुल्क में कंपनी परफॉर्म करिए तो वो दूसरे मुल्क से भी एम्प्लॉय हायर कर सकती है। उस एम्प्लॉय को आके इस पार्टिकुलर कंट्री में आके काम करना या परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन आप वो काम परफॉर्म कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी ने इस काम को भी ईजी बना दिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो गई है। पहले जो एक काम 10 लोग मिलकर परफॉर्म कर रहे होते थे, जदीद एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से अब वही काम एक ही शख्स परफॉर्म कर रहा होता है। अब आपने पहले देखा होता फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने के लिए कई लोग रखे होते थे कि वो डिफरेंट पार्ट्स पे काम कर रहे होते थे। अब एक ही शख्स से जो पूरी मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है, उसमें काम कर रहा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हुआ है। लोगों का नॉलेज इंक्रीज कर गया, इन्हांस कर गए लोग। आज के दौर में सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी जो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इक्विप करेगी। यानी जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में जितनी भी एडवांसमेंट आ रही हैं, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन एडवांसमेंट के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि आप उस जो चेंज आया है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी, तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उस चेंज को अडॉप्ट कर सकें और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कल्चर फोर्सेस। कल्चर बेसिकली आपके इसमें आपका नॉलेज शामिल होता है, बिलीफ, मॉरल वैल्यूज़, लॉज, कस्टम्स, नॉर्म्स वगैरह जो किसी भी सोसाइटी का मेंबर लर्न करता है। एचआर पे ये कल्चर कैसे अफेक्ट करता है आजकल के दौर में, क्योंकि डाइवर्स वर्कफोर्स होते हैं, एक ही कल्चर या एक ही बैकग्राउंड से लोग नहीं आए होते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट ओरिजिन से लोग आए होते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप्स के लोग इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी में एक इनोवेशन का बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कल्चर हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आए होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आए होते हैं। तो एचआर फंक्शंस को ये कल्चर अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस सकता है। वर्कर का जो एटीट्यूड है ऑब्वियसली उसके कल्चर पर डिपेंड कर रहा होगा, उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड कर रहा होगा। कल्चर लोगों को हेल्प आउट करता है कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स या लोग आते हैं, जब वो प्रमोट होते हैं तो ऑब्वियसली अपना डिस्टिंक्ट कल्चर शो कर रहे होते हैं। वो जो कल्चर के साथ या डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आए हैं, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं तो डिफरेंट आइडियाज़ भी लेके आएंगे। जब वो नए आइडिया ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन इन्हांस करेगी। एचआर में लोग बेसिकली तब तक आप एम्प्लॉयड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय तब तक हायर करती है जब तक वो उसके लिए यूजफुल है या बेनिफिशियल है, और तब उन्हें निकाल दिया जाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं रहते हैं। तो टाइम डायमेंशन एचआर में बेसिकली कल्चर फॉर्म कर रही होती है। यानी आप एम्प्लॉयज़ को चाहिए वो खुद को इक्विप करता रहे, नए जो भी नॉलेज आ रहा होता है, नए स्किल्स आ रही होती हैं, एम्प्लॉय को चाहिए कि वो लर्न करता रहे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुली तब तक रहते हो जब तक आप उसके लिए काम करते हो या उसके मिशन को अटेन करने में हेल्प आउट कर रहे होते हो। वर्क एथिक्स वगैरह, अचीवमेंट वगैरह जो होती हैं, ये भी एम्प्लॉय के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आप जो रिवॉर्ड दे रहे होते हो, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन होती है ना, अगर वो काम परफॉर्म कर रहा है, हार्ड वर्क है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो उसे रिवॉर्ड देगा, उसे प्रमोशन वगैरह होगी। अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं करती, उसे प्रमोट नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो उसका मोरल कम हो जाएगा, उतनी बेटरली अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। लास्ट फैक्टर है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी बेसिकली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनमें जेंडर आ जाती है, एज, लिटरेसी वगैरह। मॉडर्न एज में, मतलब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो वहाँ पे डिफरेंट जेंडर के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट एज
के लोग काम कर रहे हैं, उनका लिटरेसी रेट डिफरेंट है, उनका नॉलेज डिफरेंट है, उनकी स्किल्स डिफरेंट है। तो जब इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से या डिफरेंट नॉलेज के लोग इकट्ठे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे उनको। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो नॉलेजेबल वर्कर होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्किल्स, एबिलिटीज़, टैलेंट, ये सब कुछ लेके आए होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में हेल्प आउट करता है, उसे मदद करता है और कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।